हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। केमिकल बॉन्डिंग के इस लेक्चर में लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन हमने दिया था पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स को पहचानने वाला, उसके पहले आंसर बता देते हैं और फिर हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इनमें से पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, 6 केसेस हैं और इनमें पोलर यस एंड नॉन पोलर हमको पहचानना है। तो हमने बोला था कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर आइडेंटिकल बॉन्ड का सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है तो नेट डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है, मॉलिक्यूल नॉन पोलर। BH3 sp2 ट्राइगोनल प्लेनर है इसलिए नॉन पोलर। NH3 पिरामिडल है इसलिए पोलर है। NH3 पोलर है, NF3 भी पोलर है, दोनों ट्राइगोनल पिरामिडल होंगे sp3 हाइब्रिडेशन सेंटर एटम का। COCl2 SOCl2 ये ट्राइगोनल प्लेनर है लेकिन बॉन्ड्स आइडेंटिकल नहीं है, एक CO बॉन्ड है और 2 Cl बॉन्ड है, तो डायपोल कैंसिल नहीं हो पाएंगे यहाँ पर, तो इसलिए पोलर होगा। ये भी पोलर होगा, हाइब्रिडेशन स्ट्रक्चर अलग अलग है, ट्राइगोनल प्लेनर sp2 sp3 पिरामिडल, लेकिन आइडेंटिकल डायपोल नहीं होने की वजह से पोलर हो जाएंगे, कैंसिलेशन नहीं हो पाएगा। CF4 नॉन पोलर टेट्राहेड्रल, SF4 सीसॉ इसलिए पोलर, PF5 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसलिए नॉन पोलर, IF5 ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल इसलिए पोलर, SF6 ऑक्टाहेड्रल नॉन पोलर, XCF6 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल इसलिए पोलर। इस तरीके से और भी कंपाउंड्स आएंगे। हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर जो हमने बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है 4 लेक्चर तक, 5 लेक्चर तक, उसी का पूरा यूज होता है इसके ऊपर। अगर आप सेंटर एटम का हाइब्रिडेशन निकाल के स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं तो बॉन्ड्स अगर सिमेट्रिकली अरेंज्ड हैं तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। आइडेंटिकल बॉन्ड्स का सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, आइडेंटिकल बॉन्ड अगर 2 हैं तो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है लीनियर, 3 हैं तो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है ट्राइगोनल प्लेनर, 4 हैं तो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट 2 है। 2D में स्क्वायर प्लेनर भी सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है और 3D में टेट्राहेड्रल भी सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। 5 बॉन्ड है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल सिमेट्रिकल है। 5 बॉन्ड में एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं, PCl3F2 एंड PCl2F3, ये दोनों ही sp3d हाइब्रिडाइज्ड है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, लेकिन 1 2 3 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, 1 2 3 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन देखिए पेरिफेरल एटम 2 तरीके के हैं, एक क्लोरीन और एक फ्लोरीन। अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री में जब पेरिफेरल एटम एक से ज़्यादा तरीके के हों तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो प्रेफरेंसली एक्सियल पोजीशन को ऑक्युपाई करता है। इसको बेंट रूल बोलते हैं, इसकी और डिटेल है लेकिन सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ इतना जानेंगे कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो प्रेफरेंसली एक्सियल पोजीशन ऑक्युपाई करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर फ्लोरीन दोनों जो हैं वो एक्सियल पे होंगे और तीनों क्लोरीन इक्वेटोरियल पे। दोनों फ्लोरीन का डायपोल कैंसिल हो जाएगा, तीनों क्लोरीन का डायपोल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो म्यू नेट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इसलिए क्या हो गया, ये नॉन पोलर हो गया। इस मॉलिक्यूल में 3 फ्लोरीन है तो 2 एक्सियल के बाद भी एक फ्लोरीन बचेगा, तो एक फ्लोरीन आ जाएगा इक्वेटोरियल पे और क्लोरीन दोनों यहाँ पर। तो इस वजह से एक्सियल तो डायपोल कैंसिल हो भी सकता है, इक्वेटोरियल डायपोल कैंसिल नहीं होगा, सो दैट विल बी नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज द पोलर मॉलिक्यूल। तो कौन पोलर है कौन नॉन पोलर, इसका एक कहानी है, इसको देख लीजिएगा। एक और एग्जाम्पल अच्छा सा देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग जब होता है तो बेंजीन नॉन पोलर है, सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, सिमेट्रिकल है। अगर इसमें 2 क्लोरीन लगाते हैं ऑर्थो पोजीशन पे तो इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा आएगा मेटा के कंपेरिजन में और इसका ज़्यादा आएगा पैरा के कंपोजिशन में। अगर आप म्यू नेट देखेंगे तो इसका नॉन ज़ीरो रहेगा, इसका नॉन ज़ीरो रहेगा और इसका 0 रहेगा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा दिमाग में बैठ जाता है कि पैरा डेरिवेटिव जो होते हैं वो सबसे कम पोलर होते हैं, लेकिन ऐसा तब होगा जब दोनों पैरा पोजीशन पे ग्रुप हैं वो सिमिलर इफेक्ट लगते हो, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन विड्राएंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्राएंगे, डायपोल अपोजिट डायरेक्शन में। अगर यहीं पे हम Cl के साथ
Cl की जगह CH3 लगा दें और यहाँ पर लगा दें Cl। और अब देखिए गौर से, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और मिथाइल डोनेट करेगा, तो दोनों डायपोल सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ डायपोल पैरा का सबसे ज़्यादा आएगा, फिर आएगा मेटा का और फिर ऑर्थो का, क्योंकि ये कैंसिल करेंगे एक दूसरे को और यहाँ पर ऐड होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा नेचर कैसा है। तो पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल की और भी एग्जांपल्स नोट्स में भी दिया गया है और क्वेश्चन पेपर में, प्रैक्टिस पेपर में, उसमें भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बुक्स में मिलेंगे। जितना ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं करिए, और जितना बताया गया कम से कम उत्तर को उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और भी एग्जाम्पल इसके मिलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। जैसे एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देखिए, क्योंकि वो एक्सेप्शन है, CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। ये मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, ये एल्काइल एराइल हाइड चैप्टर में आपको एक्सरसाइज में मिलेगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में। इनका जो पोलरिटी है, डायपोल मोमेंट है, फ्लोराइड से ज़्यादा क्लोराइड का होता है और उसके बाद डिक्रीज होने लगता है। क्लोराइड का वैल्यू यहाँ पर बढ़ गया, तो इसका जो एक्चुअल ऑर्डर आएगा, कोई भी रेगुलर ऑर्डर नहीं आ रहा है। पहले क्लोराइड, फिर आया फ्लोराइड, फिर आया ब्रोमाइड और फिर आया आयोडाइड। ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए डायपोल मोमेंट आता है म्यू इक्वल टू क्यू इंटू एल। चार्ज अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा होगा फ्लोरीन का, लेकिन अगर लेंथ देखेंगे तो सबसे ज़्यादा होगा आयोडीन का। तो अगर चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर होता तो फ्लोराइड सबसे ज़्यादा पोलर होता, और लेंथ अगर डोमिनेटिंग फैक्टर होता तो आयोडाइड सबसे ज़्यादा पोलर होता, या डायपोल मोमेंट इसका सबसे ज़्यादा आता है। लेकिन एक्चुअली डायपोल मोमेंट जो आता है वो दोनों के प्रोडक्ट से आता है। तो चार्ज और लेंथ का प्रोडक्ट मैक्सिमम क्लोराइड में आता है, इस वजह से मिथाइल क्लोराइड मोस्ट पोलर है, इसमें डायपोल मोमेंट इसका सबसे ज़्यादा है। बाकी में अगर कंपेरिजन करेंगे तो जिसका चार्ज ज़्यादा उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा। तो इस तरीके से ये आंसर आया है। तो ये भी क्वेश्चन तो आपको अल्काइल एराइल हैलाइड में मिलेगा एनसीईआरटी में 12th में, लेकिन ये पोलरिटी का क्वेश्चन तो इस वजह से केमिकल बॉन्डिंग में भी कई किताबें इसको लिखती हैं। ऐसे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 एंड CCl4। जैसे जैसे क्लोरीन बढ़ाएंगे डायपोल मोमेंट कम होता चला जाएगा, इसका डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा और बाकी सबका नॉन जीरो रहेगा। रीज़न क्या है? कार्बन टेट्राहेड्रल है, सारे डायपोल एक जैसे, तो कैंसिल, मीथेन नॉन पोलर हो गया। एक क्लोरीन अगर आपने लगा दिया तो डायपोल क्लोरीन की तरफ जाएगा और कार्बन हाइड्रोजन का डायपोल हाइड्रोजन की तरफ, तो ये सब ऐड हो जाएंगे। अगर आपने दूसरा क्लोरीन लगाया तो वो डायपोल अपनी तरफ लेके जाएगा, एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है तो कैंसिलेशन ज़्यादा होगा। 3 क्लोरीन लगा दिया तो कैंसिलेशन और ज़्यादा, चौथा क्लोरीन लगाया तो कैंसिलेशन पूरा, नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो इसमें जैसे जैसे क्लोरीन बढ़ता जाता है वैसे वैसे डायपोल मोमेंट कम होता जाता है। ये सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने करा दिया। एक बार अच्छे से फिर से देख जाइएगा इसको। केमिकल बॉन्डिंग में जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वह है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, लीविस डॉट स्ट्रक्चर, जो कुछ भी पढ़ा वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो सबसे फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये मानता है कि सिर्फ वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल हैं, वही मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, वही ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहता है कि सिर्फ वैलेंस शेल ही नहीं, आउटरमोस्ट शेल ही नहीं, इनर शेल के ऑर्बिटल भी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे? इसको हम स्टडी करेंगे, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्या पड़ी जब हाइब्रिडेशन से स्ट्रक्चर वगैरह सब निकल रहा था। तो देखिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनता है। अगर हम इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अप्लाई करें, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, हाइब्रिडेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि कोई भी सेंट्रल एटम नहीं है। तो अगर हम एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो हीलियम के बाद 2s2 2p4, s में एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन,
p में 3 ऑर्बिटल 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लेते हैं x, y और z, तो y और z में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दूसरे ऑक्सीजन एटम में भी ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। अब ये भी 2p4 है और ये 2s2 है, तो किसी भी ऑक्सीजन एटम में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। अब अगर ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो pz से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। हमने बताया था ओवरलैपिंग में एक्सियल ओवरलैपिंग pz करता है, क्यों? z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं। py क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, ठीक है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन इससे होगा क्या? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलकर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो वैलेंस शेल के ओवरलैपिंग की वजह से ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल बनेगा, दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चलेगा, दोनों पेयर्ड हो गए। अब दोनों ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ये बचेंगे। तो इसका मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल ओवरलैप करके जब बॉन्ड बनाते हैं तो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं मॉलिक्यूल में। जो मॉलिक्यूल्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रखते उनको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। implies that no any unpaired electron, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, ऐसे स्पीसीज को बोलते हैं डायमैग्नेटिक। इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये स्लाइटली रिपेल किए जाते हैं, फीबली रिपेल जिसको बोलते हैं। तो इसका मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये फीबली रिपेल होना चाहिए। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं मिलता है, प्रैक्टिकली पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसका मतलब हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। प्रैक्टिकली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसा पाया गया? पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर प्रैक्टिकली पैरामैग्नेटिक पाया गया तो इसका मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो ऑक्सीजन और कई मॉलिक्यूल के करेक्ट मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दिया गया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है कि जब एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, एटम्स क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल। तो जो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। So when atoms are combining to give molecule, their atomic orbitals are combining to give molecular orbitals. Atomic orbitals से molecular orbital के बनने की जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं linear combination of atomic orbital। क्या बोलते हैं? linear combination of atomic orbitals। linear combination of atomic orbital में जो molecular orbitals बनेंगे वो 2 तरीके के होंगे। जितने भी बनेंगे उसमें से आधे की एनर्जी कम हो जाएगी, उनको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और आधे की एनर्जी बढ़ जाएगी जिसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। आधे की एनर्जी कम उनको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आधे की एनर्जी ज़्यादा उनको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये प्रोसेस है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसमें इनर एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी और वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल भी सब पार्टिसिपेट करते हैं मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में। तो एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे तो मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। एटम के इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में थे तो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरे जाएंगे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में, पहले कम एनर्जी में फिर ज़्यादा एनर्जी में। डिजनरेट ऑर्बिटल्स में पहले एक इलेक्ट्रॉन फिर पेयरिंग। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन के स्पिन अपोजिट, सारा रूल वही रहेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन के भरने का। यहां पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए वो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है इसके 3 प्रिंसिपल हैं, 3 रूल्स हैं जिनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ linear combination of atomic orbitals।
पहला, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होना चाहिए जो मिल रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में, उनकी एनर्जी नियरली या एग्जैक्टली सिमिलर होनी चाहिए। एनर्जी शुड बी नियरली और एग्जैक्टली इक्वल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीनियर कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए, उनकी एनर्जी नियरली या एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। दूसरा, ओरिएंटेशन शुड बी आइडेंटिकल। ओरिएंटेशन नहीं बदलना चाहिए। एस एस के साथ ही ओवरलैप करेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन करेगा। पी पी के साथ ही करेगा, पी जेड के साथ, पी एक्स के साथ, पी वाई के साथ। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर याद कीजिए तो एसपी ओवरलैपिंग भी होती थी, जिससे सिग्मा बॉन्ड बनता था। लीनियर कॉम्बिनेशन में एसपी ओवरलैपिंग नहीं होगा, क्योंकि एस और पी का अलग अलग ओरिएंटेशन है। एस स्फेरिकल है और पी डंबल शेप है, और डंबल भी किसी एक डेफिनेट डायरेक्शन में होता है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में एस एस मिक्सिंग होगी, एस एस ओवरलैपिंग होगी, पी पी ओवरलैपिंग होगी, उसमें भी पी जेड के साथ, पी एक्स के साथ, पी वाई के साथ ये ओवरलैपिंग करेंगे। तो ओरिएंटेशन शुड बी एग्जैक्टली इक्वल, आइडेंटिकल। और तीसरा, ओवर है ये, ओवरलैपिंग शुड बी टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, तब जाके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। यानी ये थ्योरी कह रहा है कि वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइनिंग एटम्स के जिनकी एनर्जी नियरली या एग्जैक्टली इक्वल है, ओरिएंटेशन आइडेंटिकल है, वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक ओवरलैप करेंगे, तब जाके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगा। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग यहां पर इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव माना जाता है। क्या कहा? Overlapping of atomic orbitals in linear combination of atomic orbital is treated as interference of electron wave। याद कीजिए, ऑर्बिटल का कंसेप्ट आता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से एटॉमिक स्ट्रक्चर के, उसी को वेव मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं। क्वांटम या वेव मैकेनिकल मॉडल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक वेव माना जाता है, मैटर वेव, डी ब्रॉगली वेव कहते हैं इसको। तो जब ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल हो रहा है, ऑर्बिटल वो स्पेस है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, इलेक्ट्रॉन एक वेव है, तो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग मतलब वेव की मिक्सिंग, वेव की ओवरलैपिंग, और वेव की ओवरलैपिंग्स को एक कॉमन स्पेस में दो वेव के प्रेजेंस को इंटरफेरेंस कहते हैं। अब ये इंटरफेरेंस जो होगा वो दो तरीके का होता है, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो रिजल्टेंट आएगा, साई देखिए, ये इलेक्ट्रॉन वेव के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, इसको बोलते हैं वेव फंक्शन। तो जो साई रिजल्टेंट आएगा, आर फॉर रिजल्टेंट इसको टू साई ए प्लस साई बी, दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा वो साई ए माइनस साई बी। तो यहाँ पर एडिशन हो जा रहा है एम्पलीट्यूड का, नेट एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और यहाँ पर सबसेक्शन होगा तो नेट एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। तो इस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब हम कुछ और जानने से पहले, ऑक्सीजन में प्रॉब्लम जनरेट हुई थी मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में अप्लाई करके देखते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है? दो ऑक्सीजन एटम के कॉम्बिनेशन से। ऑक्सीजन एटम में होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कौन से? 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। ये x, y और z है। तो यहां पर ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है।
ऑक्सीजन एटम, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। दूसरा ऑक्सीजन एटम अगर आप लेते हैं तो वो भी एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा, उसमें भी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगा वो सिमिलर आएगा। ऑक्सीजन एटम, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 x y and z। अब जरा देखिए, ये ऑक्सीजन एटम जब कंबाइन करते हैं तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। तो एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल्स से, मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बनने को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। इसका प्रिंसिपल है एनर्जी शुड बी नियरली और एग्जैक्टली इक्वल। इसमें दोनों एटम, ऑक्सीजन एटम है, आइडेंटिकल है, ऐसे मॉलिक्यूल बोलते हैं होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसमें दोनों 1s की एनर्जी एग्जैक्टली सेम होगी, तो एनर्जी इज एग्जैक्टली सेम। अगर यहीं पे O2 की जगह आप CO लेते, NO लेते, तो यहाँ 2 डिफरेंट न्यूक्लियस होते। तो हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में दोनों 1s की एनर्जी एग्जैक्टली तो इक्वल नहीं होगी, नियरली इक्वल होगी, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। तो नियरली इक्वल है तब भी मिक्सिंग हो जाएगी, लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और अगर एग्जैक्टली इक्वल है तब भी होगा। हम पहले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में देख रहे हैं, तो एग्जैक्टली इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं। अब जरा गौर से देखिएगा, ये इनका एनर्जी लेवल है, ये इनका एनर्जी लेवल है, ये इनका एनर्जी लेवल है। जब इनमें ओवरलैपिंग होगी तो मैक्सिमम एक्सटेंट तक ओवरलैपिंग होगा, 1s 1s से ओवरलैपिंग करेगा। तो 1 and 1 2 ऑर्बिटल्स मिले हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 2 में से एक की एनर्जी कम हो जाएगी और एक की एनर्जी ज़्यादा। जो कम एनर्जी हो गई उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा और पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार और पाई स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। याद कीजिए, एस के साथ ओवरलैपिंग करने से कैसा बॉन्ड बनता है, सिग्मा, तो हम इसको बोलेंगे सिग्मा, और 1s की ओवरलैपिंग से बताओ तो सिग्मा 1s हो गया, और ये एंटी बॉन्डिंग है तो ये सिग्मा स्टार, और ये हो जाएगा 1s अगेन। तो यानी 2 1s ऑर्बिटल मिले हैं और 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली और है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो बॉन्डिंग की एनर्जी डिक्रीज करती है और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी इंक्रीज करती है। अगर ये डिक्रीज x का और ये y का है तो y विल बी ग्रेटर देन x। इसका मतलब इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज मोर इन मैग्नीट्यूड देन द डिक्रीज in the energy of the bonding molecular orbital as compared to the atomic orbitals। तो इंक्रीज ज़्यादा हुआ, डिक्रीज कम हुआ। तो अगर हम चाहें तो ऐसा यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, ये गैप कम है और ये गैप ज़्यादा, लेकिन ऐसा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिमाग में रहना चाहिए कि ऐसा होता है। फिर से 2s के साथ मिला, कितने मिले, 2 बनेंगे, कितने, 2, एक की एनर्जी कम और एक की एनर्जी ज़्यादा। इसको बोलेंगे सिग्मा 2s, इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 2s। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले और 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। अब देखिए, जब 2p के साथ मिलेगा तो यहाँ 3, यहाँ पर 3, टोटल 6 ऑर्बिटल मिलेंगे और 6 से बनेंगे भी 6। लेकिन होगा क्या, अगर हम किसी एक ऑक्सीजन एटम के 3 p ऑर्बिटल्स लेते हैं, x y एंड z, तो मान लीजिए ये z है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये x और ये y, तो 3 ऑर्बिटल एक ऑक्सीजन एटम का हो गया। ये हो गया z, ये x, ये y। तो z ऑर्बिटल तो एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे, ये भी z हो गया, फिर ये x होगा और ये y। ये दूसरा ऑक्सीजन एटम, जब ये एक दूसरे के पास आएंगे, ओवरलैप करेंगे, तो z से ओवरलैप करेगा, ये एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। लेकिन x की x के साथ, y का y के साथ लैटरल ओवरलैपिंग होगा। तो इसका मतलब 3 ऑर्बिटल जो हैं किसी एक ऑक्सीजन के, वो सब एक जैसी ओवरलैपिंग नहीं कर रहे हैं। तो हम x y z यानी p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को 2 हिस्से में पढ़ेंगे, एक एक्सियल और दूसरा लैटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग कौन करेगा, z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं, तो pz के साथ, एक pz यहाँ, एक pz यहाँ, 2 मिले
तो 2 बनेंगे। 2 में से एक की एनर्जी कम और एक की एनर्जी ज़्यादा, स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो हमने अवेलेबल करा लिया स्पेस। अब इनका नाम क्या होगा, इसको बोलेंगे सिग्मा, क्योंकि बॉन्डिंग है, एनर्जी कम है, क्या बोलेंगे 2pz। तो इसका नाम क्या होगा सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग 2pz। अब बचे x और y 2 ऑर्बिटल, यहाँ पर भी x और y 2 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल मिलेंगे और लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे, तो इसलिए इनमें ओवरलैपिंग एक जैसी है, तो 4 मिलेंगे तो 4 बनेंगे, 2 की एनर्जी कम और 2 की एनर्जी ज़्यादा, तो इसको बोलेंगे पाई, क्योंकि लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। 2px अगर ये है तो ये पाई 2py हो गया, इसमें से xy किसी को भी कह सकते हैं, और ये हो जाएगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले, इनसे अगर आप देखिए तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए। अब एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, अब ये मॉलिक्यूल हो गया और इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आ गए। देखिए जब एटम था तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स था, एटम मिलके मॉलिक्यूल बना तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म हो गए। ऐसा नहीं कि ये भी रहता और ये भी रहता है, एटम अलग अलग थे तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, मॉलिक्यूल बन गया तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आ गए। हमने डायग्राम में देखा कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे हुआ है। अब इसमें देखिए तो 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके 8 इलेक्ट्रॉन, ये 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिलअप किए जाएंगे। रूल वही, पहले कम एनर्जी में फिर ज़्यादा एनर्जी में। डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भर के फिर पेयरिंग करनी है, और किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम अप्लाई करके अगर ये कंसेप्ट देखें तो यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन में से फर्स्ट और सेकंड जाएगा किसमें, सिग्मा 1s में, 3, 4 सिग्मा स्टार 1s में, 5 and 6 सिग्मा 2s, 7 and 8 सिग्मा स्टार 2s, 9 and 10 सिग्मा 2pz। अब 11th और 12th एक ऑर्बिटल में नहीं रहेंगे, 11th अगर यहाँ है तो 12th यहाँ, यानी 11th और 12th की स्पिन सेम रहेगी, ऑर्बिटल डिफरेंट रहेगा, जबकि 1, 2 की स्पिन अपोजिट, ऑर्बिटल सेम। ऐसे ही 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लेकिन 11, 12 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में गए तो अलग अलग ऑर्बिटल में गए, एनर्जी इनकी रहेगी सेम। अब कितने भर दिए इलेक्ट्रॉन, 12, तो 13 and 14 भी अलग अलग रहेंगे, स्पिन सेम रहेगा, और 15 और 16 भी अलग अलग रहेंगे। अब देखिए 16 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हमको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अभी हमने दिखाया था कि वो ये बात एक्सप्लेन नहीं हो पाती, तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने इसका पैरामेट्रिक बिहेवियर को एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आपको ये भी पता चला था कि सिग्मा बॉन्ड बनता है, एक पाई बॉन्ड, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है। वो सारी बातें भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन करेगा, कैसे उसको हम देखते हैं। इसके लिए देखिए ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं इनकी एनर्जी कम है, तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इसका इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डिस्टेबलाइज करेंगे मॉलिक्यूल को। तो इस तरीके से समझिए कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक बॉन्ड बनाता है, और एंटी बॉन्डिंग जो होता है उसको डिस्ट्रक्ट करता है। तो अगर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बराबर है तो इसका मतलब इससे नेट कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में तो 1s का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन बॉन्ड के फॉर्मेशन में ऑक्सीजन एटम के बीच में 1s का कोई रोल नहीं है। हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखते थे तो 1s को मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व करते ही नहीं थे, बॉन्ड तो दूर की बात थी। यहाँ पर मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में 1s पार्टिसिपेट किया है, लेकिन 1s की वजह से कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। 2s में देखें तो जितना बॉन्डिंग में उतने एंटी बॉन्डिंग में, तो इसकी वजह से भी नेट कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर हम 2p की बात करें तो देखिए सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, और कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। और अगर इसी में पाई में देखेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन है जो कि 2 पाई बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एक पाई बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एक पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब इसके बेसिस पर भी बता सकते हैं कि एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। इसके लिए एक फार्मूला भी होता है जिसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला।
बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। तो बॉन्ड ऑर्डर का इसका फॉर्मूला क्या है ये देखते हैं। इंपॉर्टेंट बॉन्ड पैरामीटर्स, इससे पहला है बॉन्ड ऑर्डर। क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, x इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाई 2। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड बनाता है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे एंटी बॉन्डिंग से, उसका हाफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेगा। 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में अगर ज़्यादा है एंटी बॉन्डिंग से तो 2 बॉन्ड बनेगा, 2 है तो 1, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन से हाफ बॉन्ड बनता है। ऐसे हम समझ सकते हैं। एक्स बी एम उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक्स ए एम उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब देखिए इसी बॉन्ड ऑर्डर से और भी कई बातें पता चलती हैं। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ यहां पर देखते हैं आइडेंटिकल एटम्स के बीच में। आइडेंटिकल एटम्स के बीच में अगर अलग अलग मॉलिक्यूल में बॉन्ड्स बन रहे हैं तो जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतना ही कम। थर्ड, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा, 2 एटम्स के बीच में जुड़ा हुआ उतना ज़्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा आएगी। तो ये बॉन्ड पैरामीटर्स हो गए, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी देख ली हमने। इसके सिवाय अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक। अगर हम ये केस देखें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने होंगे? इसके जस्ट ऊपर वाला 1 2 3 4 5 6। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 10 - 6/2 यानी कितना हो जाएगा? 2। 4/2 यानी 2। इस फॉर्मूले से ये तो पता चल गया कितना बॉन्ड बना, लेकिन वो बॉन्ड सिग्मा और पाई में से कौन सा बॉन्ड है वो हम इस डिटेल से ही देख पाएंगे। 1s मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है लेकिन बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। 2s मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है लेकिन बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि नेट बॉन्ड इसकी वजह से 0 बनेगा, क्योंकि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बराबर है। लेकिन अगर हम 2p की बात करें तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 6 हैं और एंटी बॉन्डिंग में 2 हैं, तो इफेक्टिवली बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इसका मतलब 2 बॉन्ड बनेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सिग्मा में है तो इसलिए एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और पाई में 4 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एंटी बॉन्डिंग से, इसलिए एक पाई बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से टाइप ऑफ बॉन्ड हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से देख सकते हैं। इसी को रेफरेंस लेते हुए कुछ और नई बातें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को बढ़ाते हुए जो अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। डायग्रामेटिकली हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ऑक्सीजन एटम के कॉम्बिनेशन से सीखा, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन कौन से ये देखें। ये नीचे से ऊपर एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, जिसको हम यहाँ पर
शॉर्ट नोटेशन के रूप में लिख रहे हैं। तो ये अगर देखें तो इसी डायग्राम से आया है, सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz है, फिर पाई 2px पाई 2py की एनर्जी बराबर है, फिर आता है पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py जिनकी एनर्जी बराबर है, और फिर सिग्मा स्टार 2pz। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑक्सीजन के लिए तो वैलिड है ही, साथ साथ ऐसा कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसमें 16 या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर वैलिड होता है। हमारे सिलेबस में सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल है और हमारे सिलेबस में सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन तक के मॉलिक्यूल्स शामिल हैं। तो हम इतने का ही डिस्कशन यहाँ पर करने जा रहे हैं। अब 16 से कम इलेक्ट्रॉन वाले में क्या होगा किस्सा, देखिए इसके सिवाय दो और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमको जानना है, बी एंड सी। देखिए बी में क्या होगा, ये याद रखिए, डायग्राम से ही ये बात याद हो जाती है। इसमें कुछ चेंज करके बी और सी आएगा। क्या चेंज करेंगे, बी है फॉर CO एंड CO प्लस। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए तो कार्बन में 6 होते हैं, ऑक्सीजन में 8 टोटल इलेक्ट्रॉन। तो 6 + 8 कितना हो गया 14, और उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो 13। इसमें 16 से कम इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ C और CO प्लस के लिए ही अप्लीकेबल है। बी केस में क्या होता है, जो सिग्मा स्टार 2s है उसकी पोजीशन पाई 2px पाई 2py के बाद आ जाती है। ये बी वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो बी वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में इसमें से चेंज करके अगर लिखेंगे तो फाइनली क्या आएगा, सिग्मा 1s, इससे ज़्यादा सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s। अब सिग्मा स्टार 2s नहीं आएगा, अब आएगा सिग्मा 2pz, फिर आएगा पाई 2px पाई 2py, और अब इसके बाद यहां पर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s, फिर आएगा पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, और फिर फाइनली सिग्मा स्टार 2pz। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का C और CO प्लस के लिए। इसके सिवाय जो तीसरा केस हम देखेंगे, फॉर ऑल अदर molecules with total electrons less than or less than 16, better to say। तो 16 से कम तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इसका केस स्पेशल है। एनसीईआरटी में ये नहीं दिया गया है, लेकिन CO प्लस का क्वेश्चन जो है कंपटीशन की बुक्स में मिलता है, इंस्टीट्यूट्स के पेपर में मिलता है, तो इस वजह से इसको यहां पर पढ़ाया जा रहा है। एनसीईआरटी में सिर्फ 2 पार्ट है, 16 से ज़्यादा, 16 या 16 से ज़्यादा और उससे कम। उससे कम वाले एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, ये तो स्पेसिफिक है CO प्लस, इसका एग्जाम्पल आएगा N2, NO प्लस एटसेट्रा। क्या फर्स्ट वाले एक केस में क्या चेंज करें कि C वाला स्ट्रक्चर आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाए। तो देखिए इसमें सिग्मा 2pz जो है इसकी पोजीशन चेंज होती है। पहले केस में सिग्मा स्टार 2s चेंज किया था तो B मिला। अब सिग्मा 2pz को उसी पोजीशन पे लेके जाइए, सिर्फ सिग्मा 2pz, तो ये C आ जाएगा। यानी सिग्मा स्टार 2s में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ सिग्मा 2pz को पाई 2px पाई 2py के बाद लेके जाएंगे। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं आया। लेकिन सिग्मा 2pz की पोजीशन आगे जाएगी तो पाई 2px और पाई 2py पहले चले आए। अब इसके बाद आएगा सिग्मा 2pz, तो सिर्फ सिग्मा 2pz की पोजीशन बदल गई, बाद की पोजीशन बाकी सब ऐसा रहे, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, जिससे हम इलेक्ट्रॉन भर के बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, इससे हम स्टेबिलिटी बॉन्ड लेंथ इनका कंपैरिजन कर सकते हैं।
अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम थोड़ा सा यूज़ करके देखते हैं, कुछ क्वेश्चन के रूप में और कुछ कंसेप्ट्स के रूप में। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इसके एप्लीकेशन के लिए हम एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। पेयर का मतलब ग्रुप ऑफ 2 है, 4 ऑप्शन में 8 मॉलिक्यूल दिए गए हैं और इनका बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना है। तो अगर हम इनमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लें, तो बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है। एग्जाम में अगर इतना टाइम नहीं है तो इसको हम जल्दी किस तरीके से करेंगे, इसके लिए एक कंसेप्ट देखिएगा। हमने सबसे ज़्यादा डिटेल में सबसे पहले ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा और ये जानते हैं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम ऑक्सीजन को रेफरेंस के रूप में लेके ही हम बॉन्ड ऑर्डर जल्दी कैलकुलेट करना सीखेंगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन काउंट किए बगैर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखे बगैर। कैसे? हमने ऑक्सीजन में देखा इलेक्ट्रॉन होते हैं 16 और इसमें बॉन्ड ऑर्डर है 2। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम बढ़ाते जाएं 17, 18, 19, 20, बॉन्ड ऑर्डर कैसे चेंज होगा ये हमको देखना है और 20 इलेक्ट्रॉन तक का ही स्पीसीज हमारे सिलेबस में है। हम 16 से इलेक्ट्रॉन कम कर दें तो 15, 14, 13, 12, 11, 10, इतने केसेस देख रहे हैं। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर 16 में कितना है 2, क्यों आया? अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहला वाला देखें तो हम 16 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से देखिए तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है 10, एंटी बॉन्डिंग में 6, डिफरेंस आएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा, हमने पहले भी देखा था। इन दोनों की वजह से कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, इन दोनों की वजह से कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। इसकी वजह से एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इन 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से एक पाई बॉन्ड बनेगा क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसलिए 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं पाई ऑर्बिटल्स में, इस वजह से पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, इस वजह से एक पाई बॉन्ड बनेगा। आखिरी इलेक्ट्रॉन इसका एंटी बॉन्डिंग में भरा गया है। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है 2, ये बी और ये सी वाला केस हटा दें क्योंकि अभी तो हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। अब जरा गौर से देखिएगा, इसमें अगर हमने इलेक्ट्रॉन भरा तो अगला इलेक्ट्रॉन भी एंटी बॉन्डिंग में ही जाएगा क्योंकि अब एंटी बॉन्डिंग ही खाली है। एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन भरने से बॉन्ड ऑर्डर हाफ कम हो जाएगा क्योंकि एंटी बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड कम होता है, एक बॉन्ड टूटता है, तो एक इलेक्ट्रॉन से हाफ बॉन्ड कम होगा। तो देखिए 16 के बाद 17 इलेक्ट्रॉन भरना, कहाँ भरेंगे? एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हाफ कम हो जाएगा यानी 1.5। एक और इलेक्ट्रॉन भर दिया तो वो भी एंटी बॉन्डिंग में भरेंगे, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। एक और भरा तो वो भी एंटी बॉन्डिंग में भरेंगे, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0.5। एक और भर गया तो बॉन्ड ऑर्डर 0, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हमने इलेक्ट्रॉन निकाला यहाँ से 16 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकाला तो देखिए एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके बाद सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, सारे नहीं मतलब इनिशियली। ये 2 इलेक्ट्रॉन जब तक निकालेंगे तो एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकालने पर बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बढ़ेगा, और एक इलेक्ट्रॉन के निकालने से बॉन्ड ऑर्डर हाफ बढ़ेगा। तो 16 से जब 15 करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग से निकाला तो ये 2.5 हो गया। 14 एक और इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से निकाला तो ये 3 हो गया। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो बॉन्डिंग से निकलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम होने लगेगा। तो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर 3 आया और 3 के बाद फिर से ये कम होने लगेगा हर इलेक्ट्रॉन से हाफ। तो कितना होगा? 2.5, देन 2, देन 1.5 एंड देन 1। तो ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया। तो अगर हम ऑक्सीजन इनके एग्जांपल्स लें तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन को ही ध्यान में रखिए, और ऑक्सीजन के ही मॉडिफिकेशन से आया। एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो O2- बन गया,
एक और ऐड किया तो O2 2 माइनस बन गया, या F2 बन गया। ऐसे ही F2 माइनस बनेगा, यहाँ पर Ne2 बनेगा। टोटल इलेक्ट्रॉन 10 + 10 20 हो जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर 0, इसलिए Ne2 एग्जिस्ट नहीं करता। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो O2 प्लस बन गया। एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो O2 2 प्लस बन गया। 14 में बहुत से एग्जाम्पल होते हैं। N2 भी होता है, CO भी होता है। सबका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3। N2 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो N2 माइनस बनेगा 14 से 15। N2 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 13 इलेक्ट्रॉन आएगा, N2 प्लस बन जाएगा। 12 इलेक्ट्रॉन C2 में होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन C2 प्लस में होगा, 10 इलेक्ट्रॉन B2 में होगा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। तो यानी अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो सीधे बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं। तो अब जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पर O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 3। O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5, और N2 प्लस में 13 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5। दिस इज द आंसर। O2 माइनस 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर, इसका 1.5 बॉन्ड ऑर्डर। N2 माइनस 13 इलेक्ट्रॉन है तो 2.5, ये आंसर नहीं होगा। O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन 1.5, और N2 माइनस, ये दो ऑप्शन सेम आ गए। तो सेम आ गए तो क्या करें हम इसको? O2 प्लस और N2 माइनस कर दे रहे हैं। O2 माइनस और N2 प्लस, इसको प्लस कर दीजिए। अब देखिए ऑप्शन डिफरेंट हो गए। तो यहां पर अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे N2 प्लस का मतलब 14 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया 13, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2.5। तो ये भी ऑप्शन नहीं बना। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ बॉन्ड बता सकते हैं दो मॉलिक्यूल के बीच में बगैर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखे। लेकिन उसके पहले एक बार आपको इत्मीनान से ये देखना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करके बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं। रेफरेंस 16 ऑक्सीजन के लिए होना चाहिए। 16 से इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर बॉन्ड ऑर्डर हाफ कम होता जाता है। 16 से इलेक्ट्रॉन कम होने पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है 3 तक, उसके बाद फिर कम होता जाता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आएगा। 13 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर हमने देखा 2.5, एक्सेप्ट 3.5 फॉर CO प्लस। CO में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 + 8 14। एक इलेक्ट्रॉन निकालिए तो CO प्लस बन गया 13 इलेक्ट्रॉन। हमने बॉन्ड ऑर्डर 2.5 पढ़ा है, लेकिन इसमें बॉन्ड ऑर्डर 3.5 आता है। कैसे? इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से देख लीजिए। CO और CO प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है। तो अगर हम CO का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो 14 इलेक्ट्रॉन को इसमें भरना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। आखिरी इलेक्ट्रॉन जो गया वो एंटी बॉन्डिंग में गया। आखिरी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है, इस वजह से जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर है कितना? 3। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बॉन्ड ऑर्डर 3.5 हो जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन एनी टू एटम। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग तो 3.5 बॉन्ड ऑर्डर पॉसिबल ही नहीं है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है। सो दो नॉन मेटेरियल के एटम के बीच में बनने वाले मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड 3.5 रिपोर्टेड है। CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो CO प्लस का बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटा होगा CO से। प्रैक्टिकली CO प्लस का बॉन्ड लेंथ CO से कम मिलता है, इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया गया। तो ये स्पेशल फोकस के साथ इसको ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में तो कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन कंपटीशन की जितनी भी बुक्स हैं उनमें इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है अच्छे क्वेश्चंस में, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। एज पर एनसीईआरटी A और C कभी मत भूलिएगा। N2 में देखिए, ये N2 का एग्जाम्पल है। N2 में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 + 7। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भरें, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बात कंप्लीट होगी।
अब ज़रा देखिए, N2 में अगर हमने इलेक्ट्रॉन भरा, N2 से N2 माइनस बनाया, तो एंटी बॉन्डिंग में भरेंगे और बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, तो 3 से कितना हो जाएगा 2.5। अगर निकाला तो बॉन्डिंग से निकाला, तो एंटी बॉन्डिंग में भरने में और बॉन्डिंग से निकालने में सेम रिजल्ट आता है। इसलिए अगर आपने N2 बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3 से N2 प्लस बनाया तब भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा, और N2 माइनस बनाया तब भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा। देख लीजिए, N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है और N2 प्लस का भी 2.5 है, N2 माइनस का भी 2.5 है, क्योंकि ऐड किया एंटी बॉन्डिंग में और निकाला बॉन्डिंग से, दोनों से बॉन्ड ऑर्डर कम होता है। लेकिन अगर यही किस्सा आप O2 की बात करते हैं, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे एंटी बॉन्डिंग में तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, रिमूव करेंगे एंटी बॉन्डिंग से तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ के 2.5 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग में तो बॉन्ड ऑर्डर कम होकर 1.5 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे क्या फ़र्क पड़ता है, रिमूव करने पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों फ़र्क पड़ता है, इलेक्ट्रॉन लास्ट कहाँ पर प्रेजेंट है, बॉन्डिंग में कि एंटी बॉन्डिंग में, अगला इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कहाँ पर भरेंगे, बॉन्डिंग में कि एंटी बॉन्डिंग में, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कहाँ से निकालेंगे, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग से। इसी से ये सारा का सारा रिजल्ट डिसाइड होता है। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत फास्ट करने की ज़रूरत है, इसके लिए सब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का अपना रोल है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का आखिरी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया है, तो हम बॉन्ड ऑर्डर तो तुरंत निकाल लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही जानना पड़ेगा। तो इसलिए हर हिस्से का अपना अपना रोल है। इस हिस्से के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, इसलिए शॉर्टकट इसके लिए हमने बता दिया। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कुछ और एस्पेक्ट, क्वेश्चन तो जो इसके ऊपर पूछे आते हैं वो हमने बता दिए, लेकिन कुछ और एस्पेक्ट जिनके ऊपर क्वेश्चन कम बनते हैं लेकिन वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के सिलेबस का हिस्सा है, उसको हम देखते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने अभी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की बात की थी। उसका अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दें तो याद कीजिए, अभी हमने बोला था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए, उनका एनर्जी नियरली या एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए, तो साइज़ लगभग बराबर होगा, क्योंकि हाई एनर्जी के ऑर्बिटल्स का साइज़ भी ज़्यादा होता है, तो ऑलमोस्ट इक्वल साइज़ के होंगे। एग्जैक्टली इक्वल वाले भी हो सकते हैं होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में। ओरिएंटेशन एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तो एस एस के साथ ओवरलैप करेगा, पी पी के साथ, उसमें भी पी जेड के साथ, पी एक्स के साथ, पी वाई के साथ। कभी एस पी ओवरलैपिंग यहाँ पर नहीं होगी, और ये मैक्सिमम एक्सटेंट तक ओवरलैप करते हैं। तो ये जितना मैक्सिमम हो सकेगा उतना ओवरलैप करेंगे। लेकिन ये जो ओवरलैपिंग है इसको इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव माना जा रहा है। तो वेव जब आप बनाते हैं तो याद कीजिए, इस तरीके का साइन आप रखते हैं सिंबल, तो ये पॉजिटिव साइन और ये निगेटिव, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड निगेटिव एम्पलीट्यूड। अगर दो वेव दोनों एक साथ पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो रिजल्टेंट आएगा उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ऐड होके मिलेगा। लेकिन इसको बोलते हैं दो वेव्स एक फेज में है, और अगर दो वेव्स अपोजिट फेज में है तो जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा क्या आएगा, कम आएगा। तो यहाँ पर रिजल्टेंट जीरो भी हो सकता है या कम भी होगा, जैसा वैल्यू है एम्पलीट्यूड की। तो देखिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो बनता है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, तो जहाँ ओवरलैपिंग होगी वहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, तो जहाँ ओवरलैपिंग होगी वहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन नहीं खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक जगह कम हो गई या बढ़ गई। तो ओवरलैपिंग वाली जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जहाँ ओवरलैपिंग हुई हो वहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है। इसको अगर हम इन डायग्राम से देखें तो देखिए, यहाँ पर हमने ब्रॉडली 3 हिस्सा लिया है। एस एस ओवरलैपिंग, पी जेड एक्सियल ओवरलैपिंग, पी एक्स या पी वाई लैटरल ओवरलैपिंग। इसमें देखिए, जो सेंटर में प्लस हमने बनाया है कहीं भी ब्लैक कलर से, वो न्यूक्लियस का साइन है, और जो ब्लू कलर से प्लस माइनस बनाया है ये इलेक्ट्रॉन वेव का साइन है। अगर
सेम साइन वाले वेव मिल रहे हैं तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएंगे। अपोजिट साइन मिल रहे हैं इसका मतलब डिफरेंट फेज में है तो इसलिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो अब जरा गौर से देखिएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हुआ तो एक का वेव एम्पलीट्यूड हमने साई ए लिया, दूसरे का साई बी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यहाँ पर क्या आएगा, साई ए प्लस साई बी, यहाँ पर साई ए माइनस साई बी। ऐसे यहाँ पर प्लस प्लस के साथ ओवरलैप करेगा तो कंस्ट्रक्टिव साई ए प्लस साई बी। और यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्लस माइनस के साथ मिला तो साई ए माइनस साई बी। ये डिफरेंस होता है, जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे। प्लस प्लस के साथ मिला माइनस माइनस के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यहाँ पर आएगा साई ए प्लस साई बी। और यहाँ पर प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ प्लस ओवरलैप करेगा तो इसको बोलेंगे साई ए माइनस साई बी। जहाँ जहाँ प्लस आया है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहाँ जहाँ माइनस आया है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो उससे होगा क्या, दो न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन के बीच में ओवरलैपिंग हुई है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो यहीं पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। दो न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन पर ओवरलैपिंग हुई है और यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी। तो दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बियॉन्ड चले जाएंगे। ये सिग्मा एस है और ये सिग्मा स्टार एस है। 1s होता तो सिग्मा 1s कहते, 2s होता तो सिग्मा 2s कहते, लेकिन ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग है। कंस्ट्रक्टिव से बॉन्डिंग, डिस्ट्रक्टिव से एंटी बॉन्डिंग। ऐसे इसमें देखिए दो न्यूक्लियस के बीच में ओवरलैपिंग हुआ है। अगर ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब इसको बोलेंगे हम सिग्मा पी जेड। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां पर बढ़ जाएगी। इसको बोलेंगे हम सिग्मा स्टार पी जेड। ये सारे ऑर्बिटल्स हमने याद कीजिए, अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में ऑक्सीजन के लिखवाया था हमने। चलिए यहां पर आते हैं। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे कोई ओवरलैपिंग हुई नहीं, उसके ऊपर हुआ और उसके नीचे, यहां पर भी उसके ऊपर और उसके नीचे। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रहेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो उसको ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी और नीचे भी बढ़ जाएगी। तो ये जो शेड स्पेस बना रहे हैं हम, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओवरलैप्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो यहां पर अगर देखेंगे तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे तो पहले भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, अब ऊपर नीचे भी नहीं रहेगा क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो देखिए ऊपर दो लोब्स ओवरलैप कर रहे थे, ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो दोनों लोब अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। नीचे भी दो लोब थे, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए। ऑब्वियसली ये कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, ये पाई 2p x, 2 तो मत कहिए, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, जैसा मॉलिक्यूल लेंगे। पाई px और पाई py है। और ये एंटी बॉन्डिंग है तो इसको लिखेंगे पाई स्टार px और पाई स्टार py। तो ये ऑर्बिटल डायग्राम हो गया किसका, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का। अब जरा देखिए ओवरलैपिंग SS PZ PZ PX PX और PY PY का हुआ, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कुल मिला के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने वो चार ही तरीके के बने, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार। सिग्मा सिग्मा स्टार SS ओवरलैपिंग से बनते हैं और PZ PZ से बनते हैं। सिग्मा का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के बीच में पाया जाएगा। सिग्मा स्टार दो न्यूक्लियस के बीच में डेंसिटी नहीं है लेकिन दो लोब्स हैं बियॉन्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। पाई दो न्यूक्लियस के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और पाई स्टार दो न्यूक्लियस, उसके बीच में ऊपर नीचे नहीं, 4 हिस्से में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे। ये चार ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। इसमें देखिए दो न्यूक्लियस के बीच में कोई भी प्लेन ड्रॉ नहीं कर सकते जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो।
जिस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो उसको बोलते हैं नोडल प्लेन। तो यहां पर नोडल प्लेन है 0, यहां पर एक नोडल प्लेन आएगा वर्टिकल, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल नोडल प्लेन दिख रहा है, यहां पर ये भी नोडल प्लेन है और ये भी नोडल प्लेन है, तो दो परपेंडिकुलर नोडल प्लेन। तो किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन होते हैं ये भी डायग्राम से क्लियर हो गया। इसके सिवाय यहां पर देखिए प्लस प्लस के साथ मिला था तो ये पूरा प्लस रहेगा, माइनस माइनस के साथ वो पूरा माइनस होता। अब यहां पर देखिए प्लस और माइनस मिले थे फिर डिस्पर्स हो गए, तो इधर वाला लोब अगर प्लस है तो इधर वाला माइनस होगा, ये अगर प्लस है तो ये माइनस है, यहां पर पूरा प्लस है। इसमें देखिए ये लेटरल ओवरलैपिंग, ऊपर प्लस लोब मिले हैं तो ऊपर वाला लोब प्लस रखेंगे और नीचे वाला माइनस। और इसमें देखिए ये डिस्पर्स हो गए तो इधर वाला लोब कौन सा था प्लस और इधर वाला माइनस, और इधर वाला क्या आएगा प्लस और इधर वाला आएगा माइनस। तो अगर हम इसका साइन असाइन करें तो ये प्लस और ये माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और प्लस। तो ये ओरिएंटेशन साइन सारी चीज़ों का आइडिया हो गया। अगर आप ये ऑर्बिटल पाई स्टार बनाएंगे और दोनों में सामने प्लस रखेंगे तो गलत होगा। तो ये भी पहचानने के लिए क्वेश्चन में डायग्राम बना के पूछ सकता है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये सिलेबस का पार्ट है, इस वजह से हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इसके पहले की जो चीज़ें बताई थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सब्जेक्ट के अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल बेटर होने के लिए, बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए, बेस्ट रिजल्ट के लिए ये जानना भी ज़रूरी है। अब ज़रा गौर से देखिएगा, इसमें एक टर्म आता है गिरेड और अनगिरेड। गिरेड यानी सिमेट्रिकल, अनगिरेड इसका मतलब अनसिमेट्रिकल। तो देखिए सिमेट्रिकल है, इसको बोलेंगे गिरेड। यहां पर देखिए इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव, तो ये सिमेट्री नहीं आई। स्ट्रक्चर तो सिमेट्रिकल लग रहा है लेकिन साइन के साथ देखिए तो इधर प्लस इधर माइनस, तो ये हो गया अनगिरेड। यहां पर देखिए ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है, तो ये भी अनगिरेड है। और इसमें देखिए प्लस तो इधर माइनस, अनग्रेड लग रहा है, लेकिन देखिए इसकी सिमेट्री कैसा रही है, प्लस के जस्ट अपोजिट में प्लस, माइनस के जस्ट अपोजिट में माइनस। यहाँ पर 4 हैं तो प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, तो ये सिमेट्रिकल है, तो ये आ जाएगा गिरेड। तो ये गिरेड अनगिरेड का भी कंसेप्ट एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट्स के पेपर में बुक जब आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड सारे कंसेप्ट हो गए, काफ़ी क्वेश्चन हो गए। कुछ और क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, उसको सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो हम पढ़ाएंगे आपको, ये केमिकल बॉन्डिंग में कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो गया। हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के ऊपर खूब सारा प्रैक्टिस किया। पोलर नॉन पोलर बॉन्ड्स देखे, पोलर नॉन पोलर कंपाउंड्स देखा, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखा। इसमें ओवरलैपिंग का कंसेप्ट और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी ओवरलैपिंग का कंसेप्ट था। ये इंटरफेरेंस की तरह ट्रीट किया हमने इसको, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए, वहाँ पर सीधे बॉन्ड बनाते थे ओवरलैपिंग से। तो ये पूरा का पूरा कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट कंप्लीट। कोवेलेंट बॉन्ड से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे आयनिक बॉन्ड, जिससे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। उसके बाद वान डेर वाल्स फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो अभी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर बेस्ड ये 5 क्वेश्चंस हैं, इनको नोट कर लीजिए, इनको सॉल्व कीजिए, जो कंसेप्ट पढ़ाएगा उसके बेसिस पर। नेक्स्ट लेक्चर पे इनके आंसर के साथ हम अगला टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग का शुरू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में सारी बातें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए, पहला है गिव बॉन्ड ऑर्डर एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन फॉलोइंग सेट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। ये 3 सेट ऑफ मॉलिक्यूल दिए गए। O2 उसके डेरिवेटिव हैं O2 प्लस, O2 माइनस, O2 प्लस 2, O2 माइनस 2। N2 उसके डेरिवेटिव है N2 प्लस, N2 माइनस, N2 प्लस 2, N2 माइनस 2। हाइड्रोजन और उसके 2 डेरिवेटिव S2 प्लस, S2 माइनस। सेकंड क्वेश्चन गिव नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2
बोरॉन एटम्स इन B2, कार्बन एटम्स इन C2 एंड कार्बन एटम्स इन CaC2। कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड होंगे, कितने बॉन्ड है पहले तो ये बताना है, फिर कितने सिग्मा कितने पाई ये बताना है। थर्ड क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ, NO प्लस और CO प्लस में बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। फोर्थ क्वेश्चन, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स इन Na2O2, KO2 एंड O3। इसमें एक से ज़्यादा ऑक्सीजन एटम है, इनमें जो ऑक्सीजन एटम्स की बॉन्ड लेंथ है उनका करेक्ट ऑर्डर बताना है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कुछ भी बता सकते हैं क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। देखिए N2 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, O2 से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, CO से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, N2 में इलेक्ट्रॉन ऐड किया, O2 में इलेक्ट्रॉन ऐड किया, NO से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। किस इलेक्ट्रॉन के रिमूवल या एडिशन में जो बॉन्ड लेंथ है दो एटम्स के बीच का वो डिक्रीज किया, कहाँ इंक्रीज किया ये भी बताएंगे। तो इंक्रीज या डिक्रीज आपको बताना है। ढंग से थ्योरी को देख लीजिए, देख चुके होंगे तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के आंसर, इसी के सॉल्यूशन के साथ अगला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। मेरे ख्याल से ये केमिकल बॉन्डिंग का 7th लेक्चर था। तो 7 लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट थे वो कवर कर लिए गए। आगे के 2 लेक्चर भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उससे उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जितने 7 से पूछे जाते हैं। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट कमांड के लिए आपको ज़रूरी है कि हर पोर्शन कीजिए। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, फिर बोल दे रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग और P ब्लॉक 2 ही ऐसे चैप्टर हैं जिनसे 2 से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम आते हैं। मतलब 3 से कम क्वेश्चन आपको कभी नहीं मिलेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको नीट के 45 में से 3 क्वेश्चन कम से कम मिलेंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान दीजिए, इतना ज़्यादा क्वेश्चन कभी किसी चैप्टर से नहीं मिलता है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए,